के बड़े करीब है उसको मुझे नहीं समझ आई कि मोहतरम अपोजिशन लीडर साहब ने उस पर जब गुफ्तगू की है उसका रिएक्शन ऑनरेबल मिनिस्टर फ्रॉम ह्यूमन राइट्स की तरफ से भी आया। मैं तो आपको फैक्ट्स फिगर सामने रखे कि ये इशू हुआ और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से परवेज़ खटक साहब ने और मैंने हम जाके उसी दिन मिले जब प्रेसिडेंट साहब की स्पीच थी। जब उनके नॉलेज में हम लेके आए उन्होंने कहा कि किस तरीके से हम इनको रिवाइव करा सकते हैं। और मोहतरम अपोजिशन लीडर जो हैं ज़ाहिर है उस वक्त वो पंजाब के वज़ीर आला थे, लेकिन इन्हीं की जमात की हुकूमत थी जब ये जो हमारे मुलाजमीन हैं, और मुझे ऑनेस्टली मैं फील करता हूँ शहबाज साहब को, ऑनरेबल अपोजिशन लीडर साहब को उनका दर्द होगा क्योंकि उस वक्त नहीं थे मरकज़ में, जो उन्होंने बात की है उनको दर्द होगा। लेकिन जब ये डिसमिस किए गए तो 2017 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, लेकिन हम माजी में नहीं जाते। इनको रिवाइव करने के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने उन्होंने बाकायदा जो है डायरेक्शन दी कि आप रिव्यू करें। और हमारे मोहतरम मेंबरान यहाँ पे जो बैठे हैं वो इसको समझते हैं कि नॉर्मली हुकूमत रिव्यू में फेडरेशन नहीं जाती, बहुत कम केसेस ऐसे हैं। तो इसमें अब रिव्यू में हम गए हैं और हमारी ख्वाहिश है और अटॉर्नी जनरल साहब की भरपूर कोशिश होगी। हम उम्मीद रखते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है इन 16,000 मुलाजमीन ज़्यादातर इनकी फैमिलीज़ हैं, उनमें कुछ ऐसे हैं क्योंकि मैं डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में हूँ, खटक साहब भी हैं, उनमें बहुत से ऐसे हैं ऑनरेबल चेयरमैन साहब जिनका 1 साल रहता है, जिनके कुछ महीने रहते हैं, बहुत से मैं अब कुछ बातें ऐसी हैं जो वो जज्बातियत से ताल्लुक़ रखती हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो हार्ट अटैक्स हो गए हैं, कुछ लोगों को घरों के चूल्हे बंद हो रहे हैं। इस वजह से वज़ीर आज़म साहब का इसमें इंटरेस्ट है और आप पूरे ऐवान का भी इसमें इंटरेस्ट है। मेरी ख्वाहिश, मेरी रिक्वेस्ट होगी कि इस इशू को हम कम अज़ कम पॉलिटिकल ना बनाएं। अपोजिशन ने अपने जज्बात का इजहार कर दिया है, जो आपके जज्बात हैं वो हुकूमत के भी जज्बात हैं, लेकिन उसके लिए वे आउट क्या है, वो एक लीगल वे आउट है। ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट इस मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है और हमने किसी भी मौके पे उसकी डिसरिस्पेक्ट नहीं ना करनी है ना हम कर सकते हैं। और लॉ ये कहता है कि जब एक केस सब जुडिस हो और वो भी सबसे बड़ी अदालत में, उसको यहाँ हम टच नहीं कर सकते, लेकिन उस पर भी काफ़ी डिस्कशन हो गई है, उस पर कोई रेजोल्यूशन वगैरह जो अच्छी स्पिरिट थी ऑनरेबल मेंबर शीरीन अपना शाजिया मरी साहिबा की, मैं उनकी स्पिरिट को भी अप्रिशिएट करता हूँ कि वो इसके लिए रेजोल्यूशन लाना चाहती थी, लेकिन आपकी जो स्पिरिट है आपकी हुकूमत उसको लेके जा चुकी है सुप्रीम कोर्ट में। अब हमारी उम्मीद है कि वहाँ से इंशाल्लाह एक अच्छा फैसला जो हम समझते हैं कि ये लोग रिवाइव हों, बाकी सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा सब कबूल होगा। जहाँ तक तरक्याती कामों के हवाले से मोहतरम अपोजिशन लीडर साहब ने बात की है और कुछ चीज़ें वो पॉलिटिकल हो जाएगी, मैं सिर्फ इतना कहूँगा, मैं उन गुनहगार लोगों में से हूँ जो उस पिछली सीटों पे बैठ के यहाँ पे ऑनरेबल फॉर्मर वज़ीर आज़म जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने जब पनामा का इशू आया यहीं पे उन्होंने फरमाया कि हुजूर वो हैं वो ज़राए जो सवाल उठा था। और आप सबको फिर पता है कि जब सुप्रीम कोर्ट में जब वो केस चला तो फिर वो ज़राए वहाँ पेश नहीं हुए, जो कतरी ख़त आया उसके बारे में कहा गया कि वो एक सियासी बात थी, वो एक लीगल बात नहीं थी। तो यहाँ पे फ्लोर ऑफ द हाउस पे जब एक ऑनरेबल फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर साहब ने फरमाया कि हुजूर ये हैं वो ज़राए, और फिर उन ज़राओं से आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पीछे हटे, वहाँ आप अपनी बात पे पीछे हटे, आपने उन ज़राओं को वहाँ पे प्रेस नहीं किया। तो लेट्स नॉट गो इनटू द पास्ट बिकॉज पास्ट इज नॉट दैट ब्राइट। मैं ये समझता हूँ कि आज हम सबको अदालतों के सामने सबमिट करना चाहिए, आईन पाकिस्तान के सामने सबमिट करना चाहिए। अगर अदालत किसी को बुलाती है उनको आना चाहिए। यहाँ पे गुफ्तगू हुई, हमारे वज़ीर आज़म जनाब मोहतरम इमरान खान साहब, उनको इसी सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया और वहाँ पे जाके उन्होंने 7-8 महीने अपना केस लड़ के बाकायदा वहाँ से सादिक को अमीन डिक्लेयर होके आए। मैं तवक्को रखता हूँ कि हमारे मोहतरम साबिक वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी जो 3 बार के वज़ीर आज़म हैं, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनको बुला रही है, उनको भी आना चाहिए, मुझे भी जाना चाहिए, सबको अदालतों के सामने सबमिट होना चाहिए, क्योंकि अदालतें सुप्रीम हैं, आइन सुप्रीम है, ये पार्लियामान सुप्रीम है, लोग आते जाते रहते हैं, शख्सियात की नहीं। इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी होगी तो ये मुल्क आगे जाएगा। मैं किसी लंबी बहस में नहीं पढ़ना चाहता, यहाँ पर माहौल ख़राब हो जाएगा, आप उसके लिए हम टाइम मांगेंगे और अच्छे अंदाज से जो पार्लियामानी रवायात हैं उसके मुताबिक बात करेंगे। रिकॉर्ड को दुरुस्त करना चाहता हूँ, सज़ा पनामा में नहीं हुई थी, अकामा में हुई थी। ये रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड। और फिर अगर बात करनी है तो फिर बात बहुत दूर निकल जाएगी, फिर यहाँ पर वो हक़ाइक़ के साथ बातें लेके आएंगे जो कि सुनना बड़ा मुश्किल हो जाएगा।
ये वो वक्त नहीं, अभी मैं नहीं चाहता कि मैं क्वेश्चन आंसर में मैं मुखल हूँ, यहीं पर बात ख़त्म करता हूँ। सज़ा पनामा में नहीं हुई थी, अकामा में हुई थी। 50 लाख लोगों को बेरोज़गार कर दिया गया, ज़िंदगी उनके ऊपर तंग हो चुकी है और वो इस वक्त भीख मांगने पर मजबूर हैं। जनाब स्पीकर, कहाँ गई वो 1 करोड़ नौकरियां? 1 करोड़ नौकरियां, वो तो बड़ी दूर की बात है। आज गरीब के घर में चूल्हा ठंडा हो चुका है, उसके एक घर का कमाऊ शख्स, माँ या वालिद, वो इस वक्त जनाब स्पीकर वो बाहर जाकर भीख मांगकर घरों का अपना वो एक वक्त की रोटी को पता नहीं किस तरह पूरा करते हैं। बीमार माँ की या बेटी की दवाई कहाँ से लेके आते हैं? ये किस मुंह से ये यहाँ पर हमें ताना दे रहे हैं? आज जनाब स्पीकर, पाकिस्तान की मईशत का भट्टा बैठ चुका है। पेट्रोल को देखिए इनका जो वादा था इलेक्शन, अभी बजट के ऊपर जो ऑनरेबल जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा था कि हम कोई नया टैक्स नहीं लगाएंगे, लेकिन इस वक्त जहाँ पे स्पीकर बिजली की कीमत कहाँ जा पहुंची, इस वक्त पेट्रोल की कीमत कहाँ जा पहुंची, इस वक्त तेल की कीमत कहाँ जा पहुंची। मैं यहाँ पर इस वक्त आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में इससे ज़्यादा महंगाई का तूफान कभी नहीं आया। आज आसमान भी रो रहा है इनकी हरकतों के ऊपर, इनकी बदतरीन गवर्नेंस के ऊपर। जनाब स्पीकर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब ये बात करें तो पहले अपने गरेबान में झांक लें। बड़ा अच्छा कहा कि जब ये बात कर रहे अपने गरेबान में देखें, कुछ वादों की बात की। मैं एक वादा याद दिला दूं, इन्होंने खड़े होके इलेक्शन में कहा पेट फाड़ के सड़क पे घसीट के लूटा हुआ पैसा वापस लाऊंगा, उल्टा खुद लूट के चले गए। किधर गया वो वादा? खुद लूट के सूट के भाग गया इसका भाई। मेरी ज़ात के हवाले से बात कर रहे हैं तो मैं अभी खड़े खड़े इनका हिसाब बराबर कर देता हूँ कि इत्तफाक फाउंड्रीज के जो मेरे बुजुर्गों ने बनाई, उनको ज़मीन मशीनरी बेचकर बैंकों का 6 अरब का जो कर्जा है वो पूरा किया और एक धेला इंटरेस्ट माफ नहीं करवाया जनाब स्पीकर। और अगर ये बात कर रहे हैं कौमी कर्जाजात की, तो फिर इस मुल्क में आज लोड शेडिंग ख़त्म किसके दौर में हुई जनाब स्पीकर? इस मुल्क के अंदर LNG की बुनियाद पर जो 5000 मेगावाट की बिजली के मंसूबे लगे, वो किस तरह लगे जनाब स्पीकर? इस मुल्क के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना है वो किस तरह बना? इस मुल्क के अंदर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए जो अरबों रुपए खर्च किए गए वो किस तरह हुआ? इन्होंने कर्जे लिए, लोगों को कर्जों से मार दिया, जकड़ दिया और तबाह कर दिया। इन्होंने एक धेले का मंसूबा नहीं बनाया।